नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो चंद सवालों से शुरू होती है और फिर हमें सोचने की, समझने की एक लंबी, काफी रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोफी का संसार किताब के सार की। ये वो किताब है जो फिलॉसफी जैसे अहम, जरा मुश्किल से लगने वाले विषय को एक बड़ी दिलचस्प, जादुई कहानी में पिरो देती है। जरा सोचिए, एक 14 साल की लड़की सोफी एम्यूनसन स्कूल से घर आती है और उसे लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है, गुमनाम। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, तुम कौन हो। बस यहीं से सोफी की आम सी लगने वाली जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। और फिर कुछ ही वक्त बाद एक और चिट्ठी, एक और सवाल, उतना ही बुनियादी पर उतना ही बड़ा, दुनिया कहां से आई। तो ये 2 सवाल हैं जो सोफी को और उसके साथ साथ हमें भी फिलॉसफी के इतिहास की गलियों में उसके बड़े विचारों की दुनिया में ले जाते हैं। आज हमारे पास इसी किताब का एक अच्छा खासा सार है। हमारा मकसद है कि इस सार में से वो सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प बातें निकालें, वो बड़े आइडियाज, कहानी के वो चौंकाने वाले मोड़, और हाँ, ये भी समझें कि आखिर ये सब हमारे लिए आज मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। बिल्कुल। और इस किताब की मैं कहूँगी सबसे बड़ी खासियत यही है कि फिलॉसफी को ना किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह नहीं पेश करती। ये एक रहस्य की तरह सामने आती है, एक कहानी की तरह। वो जो पहला सवाल है, तुम कौन हो, ये कोई अकादमिक पहेली नहीं लगती। ये तो वो सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कहीं खुद से पूछते ही हैं। तो किताब इसी निजी जिज्ञासा को पकड़ती है और एक बड़े बौद्धिक सफर पर ले चलती है। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी नॉर्वे के एक छोटे शांत से शहर में शुरू होती है। सोफी को ये अजीब सी चिट्ठियां मिलती हैं और जाहिर है वो हैरान रह जाती है। तुम कौन हो सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर जरा सोचिए, क्या इसका कोई सीधा सा जवाब है? ये सवाल तो पहचान, चेतना, अस्तित्व, न जाने कितने दरवाजे एक साथ खोल देता है। सही कहा। फिर वो दूसरा सवाल, दुनिया कहाँ से आई। उफ, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वास्तविकता का सच क्या है, ये सारे बड़े भारी सवाल, उनकी जड़ यही है। और जल्द ही पता चलता है कि ये चिट्ठियां कोई एल्बर्टो नॉक्स नाम के एक रहस्यमयी फिलोसोफर भेज रहे हैं, जो सोफी को फिलॉसफी सिखाना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही अनोखे, बहुत ही अलग ढंग से। जी। और एल्बर्टो उसे जो पहली बात बताते हैं वो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि दर्शन की शुरुआत होती है आश्चर्य से, विस्मय से। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, दुनिया को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, हर चीज पर सवाल पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है। उसके मन में कोई पहले से बनी धारणा नहीं होती। तो दार्शनिक भी एक तरह से इसी बच्चे जैसी हैरानी को, इस विस्मय को जिंदा रखते हैं। वो चीजों को बस यूं ही मानने हेते उन पर सवाल उठाते हैं। और यही शायद फिलॉसफी का पहला सबक है। अपने आसपास की दुनिया को, अपने होने को ग्रांटेड मत लो, उस पर हैरान होना सीखो। लेकिन ये हैरानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये कहीं खोसी क्यों जाती है? क्या किताब इस पर भी कुछ कहती है? हाँ, एल्बर्टो एक बहुत दिलचस्प मिसाल देते हैं इसके लिए। वो खरगोश और जादूगर वाली। वो कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़े जादू के खरगोश के रोए के सिरे पर जी रहे हैं। इस खरगोश को एक महान जादूगर ने अपनी टोपी से निकाला है। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इन रो में, मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें न तो उस टोपी की परवाह रहती है, न उस जादूगर की। वो बड़े सवालों पर हैरान होना ही भूल जाते हैं। दार्शनिक वो लोग हैं जो हिम्मत करके उस रोए से थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, उस जादूगर को देखने की कोशिश करते हैं, उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। वाह! ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, तो इसी हैरानी के साथ एल्बर्टो सोफी को फिलॉसफी के इतिहास की सैर कराते हैं। ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये सफर हमें ले जाता है प्राचीन यूनान, एंशिएंट ग्रीस। ये वो जगह और वो समय था जब पहली बार लोगों ने दुनिया को मिथकों या पुरानी कहानियों के बजाय तर्क और बुद्धि से समझने की कोशिश शुरू की। और यहाँ 3 बहुत बड़े नाम सामने आते हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि पश्चिमी सोच की नींव रखी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। बिल्कुल सही। सुकरात, जो एथेंस की गलियों में घूमते थे और लोगों से बस सवाल पूछते रहते थे। उनका तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो जवाब कम देते थे, सवालों से ही सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर करते थे कि वो कितना कम जानते हैं। उनका एक मूल मंत्र था, स्वयं को जानो। अच्छा, स्वयं को जानो। ये तो सीधा सोफी के पहले सवाल, तुम कौन हो, से जुड़ गया। हाँ, बिल्कुल। फिर आए उनके शिष्य प्लेटो।
उन्होंने वो विचारों की दुनिया यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये असल नहीं है। ये तो असली, परफेक्ट, हमेशा रहने वाले विचारों की सिर्फ एक परछाई है। जैसे हम बहुत तरह की कुर्सियां देखते हैं, पर एक कुर्सी का आइडिया है जो एकदम परफेक्ट है, जो हमेशा रहता है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में। हाँ, ये थोड़ा अमूर्त है। पर प्लेटो यही कह रहे थे कि सच्ची चीजें हमारी इंद्रियों से परे हैं, उन्हें बुद्धि से ही समझा जा सकता है। और फिर आए प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु थोड़े ज्यादा जमीनी थे। उन्होंने तर्कशास्त्र यानी लॉजिक पर और चीजों को ध्यान से देखकर उनका वर्गीकरण करके समझने पर जोर दिया। बायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, उन्होंने दुनिया को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन को, देखने परखने को महत्व दिया। तो आप देखिए, ये तीनों ही विचारक दुनिया कहाँ से आई और हम इसे जान कैसे सकते हैं, जैसे सवालों से ही जूझ रहे थे, बस उनके तरीके अलग अलग थे। यूनान के बाद ये विचारों का सिलसिला कहाँ पहुंचा? इसके बाद हम आते हैं मध्य युग में, मिडिल एजेस में। यूरोप में उस समय ईसाई धर्म का बहुत प्रभाव था। तो फिलॉसफी का जो मुख्य काम बन गया वो था विश्वास यानी फेथ और तर्क यानी रीजन, इन दोनों के बीच एक तालमेल बिठाना। संत ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास जैसे बड़े विचारक इसी कोशिश में लगे थे। क्या ईश्वर में आस्था और इंसानी बुद्धि साथ साथ चल सकते हैं? क्या हम तर्क के जरिए ईश्वर के होने को समझ सकते हैं? ये एक अलग ही तरह की खोज थी, जहां धर्म और दर्शन एक तरह से मिल रहे थे। और फिर आया आधुनिक युग, मॉडर्न एरा, जहां सोच की दिशा शायद फिर बदली। हाँ, बिल्कुल। पुनर्जागरण रेनेसां के बाद साइंस का जोर बढ़ा और सोच थोड़ी ज्यादा इंसान केंद्रित होने लगी। और यहाँ रेने डिस्कार्ट्स का नाम लेना बहुत जरूरी है। वो एक अहम मोड़ थे। उन्होंने शक करना शुरू किया हर चीज पर। क्या पता जो मैं देख रहा हूँ वो सब धोखा हो, क्या पता मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन शक करते करते उन्हें एक चीज मिली जिस पर शक नहीं किया जा सकता था, और वो था शक करने वाले का अपना होना, अपना अस्तित्व। उनका वो मशहूर कोट, कॉगिटो एर्गो सुम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये असल में तुम कौन हो का एक बहुत शक्तिशाली जवाब था उस समय के लिए, कि मेरी पहचान मेरे सोचने में है। और इसी दौर में वो बहस भी तो हुई थी ना, कि ज्ञान आता कहाँ से है, अनुभव से या बुद्धि से? बिल्कुल, दो खेमे बन गए थे। एक तरफ थे जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे अनुभववादी एम्पिरिसिस्ट्स। वो मानते थे कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट, तबूला रासा जैसा होता है। सारा ज्ञान हमारे तजुर्बों से, हमारी इंद्रियों से, देखने, सुनने, छूने से आता है। अच्छा। दूसरी तरफ डिस्कार्ट जैसे तर्कवादी रैशनलिस्ट्स थे, जो मानते थे कि सच्चा ज्ञान हमारी बुद्धि और तर्क से ही आ सकता है, इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। बाद में इमैनुअल कांट आए, जिन्होंने इन दोनों के बीच एक तरह का पुल बनाया। उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञान के लिए दोनों जरूरी हैं। अनुभव हमें कच्चा माल देता है और बुद्धि उसे समझने का ढांचा, एक फ्रेमवर्क देती है। बाप रे, ये तो सच में विचारों का एक पूरा समंदर है। और ये सफर एल्बर्टो और सोफी का यही नहीं रुका होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्बर्टो सोफी को और भी आगे ले जाते हैं, उन विचारकों तक जिन्होंने समाज, इतिहास, हमारे मन और हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को हिलाकर रख दिया। जैसे हेगेल, जिन्होंने कहा कि इतिहास विचारों के टकराव से आगे बढ़ता है। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने समाज को आर्थिक नजरिए से देखा और कहा कि फिलॉसफी का काम सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, उसे बदलना भी है। डार्विन आए, उनका विकासवाद का सिद्धांत, उसने तो जीवन की कहानी ही बदल दी। फ्रॉइड ने हमारे अनजाने मन, हमारे अनकॉन्शियस की परतों को खोला। इन सब ने हमारे खुद को और दुनिया को देखने का तरीका ही बदल डाला। तो ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये तो जैसे इंसान के सोचने के तरीके के विकास की कहानी है। कैसे हमने अपने उन्हीं बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश की है, अलग अलग जमानों में, अलग अलग तरीकों से। बिल्कुल। और हर नया विचार या तो पिछले विचारों पर खड़ा होता है या फिर उनकी आलोचना से जन्म लेता है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक डायलॉग है जो हजारों सालों से चल रहा है। और ठीक जब सोफी इन सब गहरी बातों में डूबी हुई है, एल्बर्टो के साथ फिलॉसफी के रहस्यों को सुलझा रही है, तभी कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है कि सब कुछ पलट जाता है। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये इस किताब का शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और यादगार हिस्सा है।
होता क्या है कि सोफी और अल्बर्टो को धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो नॉर्मल लॉजिक से समझ नहीं आती, कुछ ऐसे संदेश जो लगता है कि उनकी दुनिया के बाहर से आ रहे हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो असली नहीं है। असली नहीं है? क्या मतलब? उन्हें ये एहसास होता है कि वो दोनों, सोफी भी और अल्बर्टो भी, सिर्फ एक किताब के किरदार हैं। एक कहानी के पात्र जिसे लेबनान में तैनात यूएन सेना का एक मेजर अल्बर्ट किनाग अपनी बेटी हिल्डे मोल्यक नाग के 15वें जन्मदिन के तोहफे के तौर पर लिख रहा है। सोफी की पूरी दुनिया, उसका घर, उसके दोस्त, ये पूरा फिलॉसफी कोर्स, सब कुछ मेजर किनाग की कल्पना का हिस्सा है। अरे बाप रे, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब उनका वजूद ही नहीं है। यहीं पर किताब मेटा नैरेटिव यानी कहानी के अंदर कहानी वाले जोन में चली जाती है। और ये पढ़ने वाले को भी हिला देती है, सोचने पर मजबूर करती है कि भाई वास्तविकता क्या है, कल्पना क्या है, और क्या होता है जब कहानी के किरदारों को ही पता चल जाए कि वो काल्पनिक है। क्या उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनकी आज़ादी की इच्छा, क्या वो सब भी झूठी है? ये बनाने वाले क्रिएटर और उसकी रचना क्रिएशन के रिश्ते पर भी बहुत बड़ा सवाल है। तो अब कहानी 2 लेवल पर चलने लगती है एक साथ। अब वो अपने बनाने वाले यानी मेजर खनाग के कंट्रोल से आज़ाद होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ असली दुनिया में हिल्डे है जो नॉर्वे में अपने कमरे में बैठी ये किताब पढ़ रही है, और वो भी अपने पिता की कहानी पढ़ते पढ़ते फिलॉसफी सीख रही है। उसे भी सोफी और एल्बर्टो से हमदर्दी होने लगती है, और वो भी मन ही मन चाहती है कि ये दोनों मेजर के चंगुल से निकल जाएं। तो सोफी और अल्बर्टो की लड़ाई अब सिर्फ फिलॉसफी समझने की नहीं रही, ये तो अपने वजूद की, अपनी आज़ादी की लड़ाई बन गई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये हमें सीधे उस सदियों पुरानी दार्शनिक बहस पर ले आती है, स्वतंत्रता बनाम नियति, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। क्या हम अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए सच में आज़ाद हैं, या हम सब किसी बड़ी ताकत, चाहे वो ईश्वर हो या किस्मत हो या प्रकृति के नियम हो या फिर इस केस में कहानी का लेखक हो, उसके हाथों की कठपुतलियां हैं? अगर हमारी हर सोच, हमारा हर कदम पहले से तय है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है? यहीं पर शायद वो अस्तित्ववाद वाली बात आती है जिसका आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, यहाँ जीन पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी विचारक बहुत काम के साबित होते हैं। अस्तित्ववादी क्या मानते हैं कि इंसान पहले दुनिया में आता है, उसका अस्तित्व पहले है, फिर वो अपने चुनावों से, अपने कर्मों से खुद को बनाता है, खुद को परिभाषित करता है। कोई पहले से तय स्वभाव या किस्मत नहीं होती। सार्त्र ने तो यहाँ तक कहा कि हम आज़ाद होने के लिए मजबूर हैं, condemned टू बी फ्री, और हमें अपनी इस आज़ादी की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो सोफी और एल्बर्टो का मेजर क्नॉग के कंट्रोल से बाहर निकलने का जो संघर्ष है, वो इसी अस्तित्ववादी छटपटाहट का प्रतीक है। क्या हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, भले ही हमें किसी और ने बनाया हो? ये बहुत गहरा सवाल है। तो क्या वो कामयाब होते हैं? किताब खत्म कैसे होती है? उपन्यास का अंत थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ा रहस्यमयी। ऐसा लगता है कि सोफी और एल्बर्टो मेजर की लिखी कहानी के अंत में जो एक पार्टी होती है, वहां से किसी तरह निकल जाते हैं। शायद वो मेजर के पूरे कंट्रोल से आज़ाद हो जाते हैं, पर क्या वो हिल्डे की दुनिया में पहुंच पाते हैं, या वो किसी और ही डायमेंशन में चले जाते हैं? ये पूरी तरह साफ नहीं होता है। दिलचस्प। और हिल्डे का क्या? उस पर क्या असर होता है? हिल्डे पर इस पूरी कहानी का और इन फिलॉसफी के पाठों का बहुत गहरा असर होता है। वो अब सिर्फ कहानी पढ़ने वाली नहीं रह गई है, वो खुद सोचने लगी है, एक विचारक बन गई है। वो अपने पिता के लिखे पर सवाल उठाती है, सोफी और एल्बर्टो के भविष्य के बारे में सोचती है, और शायद वो भी उन्हीं बुनियादी सवालों से जूझना शुरू कर देती है जिनसे सोफी ने शुरुआत की थी। मतलब ज्ञान की जो मशाल थी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई है। तो आखिर में ये किताब हमें क्या सिखाती है? इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि फिलॉसफी कोई म्यूजियम में रखी पुरानी धूल खाती चीज नहीं है। ये जिंदा है, ये जरूरी है, और ये हर उस इंसान के लिए है जिसमें सवाल पूछने का, हैरान होने का हौसला है। वो जो शुरू के 2 सवाल थे ना, तुम कौन हो और दुनिया कहाँ से आई, वो सिर्फ कहानी शुरू करने का बहाना नहीं थे, वही तो फिलॉसफी का दिल है। और शायद ये भी कि हमें अपनी जिंदगी की कहानी में अपनी भूमिका पर भी सोचना चाहिए। क्या हम सिर्फ किरदार हैं, या हम अपनी कहानी के लेखक भी हो सकते हैं कुछ हद तक? बिल्कुल।
ये किताब हमें अपनी आज़ादी और अपनी सीमाओं दोनों पर सोचने को मजबूर करती है। वो जो मेटा नैरेटिव वाला हिस्सा है, वो हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम असलियत कहते हैं, वो कितनी ठोस है। क्या पता हम भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हों। किताब कोई रेडीमेड जवाब नहीं देती, लेकिन ये सवालों के साथ जीना सिखाती है। और शायद यही सबसे ज़रूरी है, जवाबों से ज़्यादा सवालों को अहमियत देना, अपनी जिज्ञासा को, अपनी हैरानी को कभी मरने न देना। तो ये थी हमारी आज की एक गहरी पड़ताल सोफी के संसार के सार पर। कैसे दो आसान से दिखने वाले सवालों ने हमें फिलॉसफी के इतने लंबे इतिहास, असलियत की परतदार पहेली और आज़ादी के मुश्किल सवालों तक पहुंचा दिया। हाँ, और इस किताब की खूबसूरती भी यही है। ये मुश्किल विचारों को कहानी के जादू से इतना आसान और यादगार बना देती है। ये सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं, कहीं ना कहीं दिल को भी छूती है और पढ़ने वाले को अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और चलिए आज के इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। एक विचार जिस पे शायद सोचा जा सकता है। अगर सोफी और अल्बर्टो को ये एहसास हो सका कि वो एक कहानी के किरदार हैं, तो क्या हम अपनी इस वास्तविकता को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हैं? विज्ञान भी तो हमें बताता है कि हमारी इंद्रियां दुनिया को बहुत ही सीमित ढंग से देख पाती हैं। क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजें वास्तविकता की बड़ी अजीब तस्वीर पेश करती हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी किसी ऐसे बड़े खेल का, किसी ऐसी बड़ी संरचना का हिस्सा हों जिसके नियम या शायद जिसका लेखक हमारी समझ से परे हो? इस सवाल पर जरा सोचिएगा।